नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई वीडियोज़ की सूचना तुरंत मिलती जाए। ये चैनल इतिहास के विद्यार्थियों के लिए समर्पित है और इस चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास यही है कि इतिहास के जो विद्यार्थी BA MA में पढ़ रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं उनकी थोड़ी बहुत सहायता की जा सके और वो विद्यार्थी भी इसमें शामिल हैं जो अनुसंधान कर रहे हैं या रिसर्च वगैरह कर रहे हैं। तो आइए आज के टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों के बारे में आज हम जानेंगे। उसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें उसके परिणामों के बारे में जानेंगे। तो लेकिन कारणों पर चर्चा करने से पहले आइए थोड़ा सा जो द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि है उस पर थोड़ी सी चर्चा करें। तो प्रथम विश्व युद्ध एक भीषणतम युद्ध था मानव के इतिहास में, और ऐसा प्रतीत होता था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो भी जान माल का नुकसान हुआ था और तो उससे जो मानव समाज है वो कुछ सबक लेगा, कुछ सीखेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका और प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के लगभग 21 वर्ष बाद दुनिया जो है फिर से एक बार विश्व युद्ध को आप कह लीजिए कि विश्व युद्ध का सामना उसे करना पड़ा दुनिया को। और तो देखा जाए तो विश्व युद्ध जो था वो बहुत ही दूसरा जो विश्व युद्ध था वो बहुत ही भयंकर था। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें परमाणु शस्त्रों का भी प्रयोग किया गया था और उससे जो जान माल वगैरह की हानि हुई वो द्वितीय विश्व युद्ध से कहीं बहुत ज़्यादा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक बार ऐसा लगा था जब राष्ट्रपति विल्सन जैसे जो शांतिप्रिय लोग थे, शांतिप्रिय राजनीतिज्ञ थे आप कह लीजिए, जिन्होंने प्रयास किया और राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई, तो ऐसा लगा कि एक मैकेनिज़्म तैयार हो गया है जो कि अब दुनिया को भविष्य में ऐसे युद्धों से बचाएगा और साथ ही साथ जो है विश्व शांति वगैरह को प्रोत्साहित करेगा। तो राष्ट्रसंघ की स्थापना इस दिशा में एक बहुत अच्छा कदम था। और लेकिन राष्ट्रसंघ में बहुत सारी कमियां रह गई थी। राष्ट्रसंघ की स्थापना में केवल कुछ ही देशों का हाथ था, मतलब जिन्होंने उसके लिए नियम बनाए, कानून बनाए। जो बहुत सारे देश प्रथम विश्व युद्ध में जो विजेताओं की श्रेणी में नहीं थे, जो पराजित देश थे, उनकी नहीं सुनी गई। आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि बहुत सारे इस तरह के निर्णय किए गए। पेरिस पीस ट्रीटी जो हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जर्मनी के ऊपर वर्साई की संधि थोप दी गई और उसके दुष्परिणाम आगे किस तरह से आए, तो ये भी हम देखते हैं। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि 1929 से 1933 ईस्वी के बीच में एक भयंकर आर्थिक मंदी का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ा। तो कुल मिला करके अगर देखा जाए तो एक वाक्य में ये कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के जो बीज थे वो प्रथम विश्व युद्ध में ही निहित थे। आप देखें, एक फ्रांस का एक विद्वान था मार्शल फॉच। मार्शल फॉच ने जो है ये कहा था वर्साई की संधि के बारे में कि यह कोई शांति संधि नहीं है। पेरिस पीस ट्रीटी के बारे में कह लीजिए कि कोई शांति संधि नहीं है, ये केवल 20 वर्षों के लिए एक युद्ध विराम है। और आगे चल कर के उसकी भविष्यवाणी एकदम सही हुई और 20 वर्ष बाद दुनिया एक बार फिर से द्वितीय विश्व युद्ध में फंस गई। तो द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ? क्या द्वितीय विश्व युद्ध को रोका नहीं जा सकता था? द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किस तरह से बने? तो इन सब बातों पे विचार करना आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध के समय से ही आप देख लीजिए तो प्रथम विश्व युद्ध में मैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, उसके कारणों और परिणामों के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी काफ़ी पहले से, पिछले साल बनाई थी, आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें विस्तृत चर्चा की गई थी। तो कुछ
जो कारण जो सामान्य कारण होते हैं, राजनीतिक कारण, कूटनीतिक कारण इत्यादि तो होते ही हैं, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण जैसे ये है कि कई बार क्या होता है कि मनुष्य की जो पाशविक प्रवृत्ति होती है वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है उसके ऊपर, क्रोध इत्यादि की अवस्था में गलत निर्णय ले लिए जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। कई बार क्या होता है, उग्र राष्ट्रवाद या इस तरह की भावनाएं, सैन्यवाद, उग्र सैन्यवाद, इस तरह की भावनाएं जो हैं जब समाज के ऊपर हावी हो जाती हैं तो राजा और प्रजा आप कह लीजिए, या शासक और शासित, दोनों ही जो है उनके ऊपर जैसे कि उनके मस्तिष्क में एक ज्वर सा हो जाता है, एक मस्तिष्क ज्वर से ग्रसित हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि युद्ध ही सभी समस्याओं का समाधान है। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में मित्रों बहुत सारा साहित्य लिखा गया है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई हैं। जोसेफ स्टालिन ने उसके बारे में लिखा है, चर्चिल ने सेकेंड वर्ल्ड वार लिखा है, इसी तरह से एजी फुलर जो है उन्होंने द सेकेंड वर्ल्ड वार लिखा है, BH लिटिल हार्ट ने द सेकेंड वर्ल्ड वार लिखा है, AJP टेलर द ओरिजिन्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार उन्होंने लिखा है। तो इस तरह से इन सब सारे विचारकों ने बहुत सारे तर्क द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों के बारे में दिए हैं। और तो इन सभी विद्वानों ने जो तर्क दिए हैं उसके बारे में तो इनकी पुस्तकों को पढ़ने के बाद और एक धारणा बनती है कि बहुत सारे कारण क्या हैं। थोड़े बहुत मतांतर अवश्य हैं इनके अंदर, तो लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत मेहनत की है। जैसे SB फे भी हैं, इसमें द ओरिजिन्स ऑफ द वर्ल्ड वार उनकी बहुत फेमस किताब है। JSE वार्ड है, द रूट्स एंड कॉजेज ऑफ द वॉर्स। इसी तरह से एल्बर्टिनी है, एल्बर्टिनी ने द ओरिजिन्स ऑफ द वॉर। तो इन सब लोगों ने बहुत मेहनत से बहुत शोध किया है। तो आइए देखें हम इनके शोध के आधार पर जो कारण बनते हैं उन कारणों की हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो जो कारण हमारे समझ में आते हैं उनमें सबसे पहला कारण तो यही था कि प्रथम विश्व युद्ध से कोई सबक नहीं सीखा गया। द्वितीय विश्व युद्ध का पहला कारण यही था कि प्रथम विश्व युद्ध से कोई सबक नहीं सीखा गया। और ये बात जो है अभी जैसे मैंने इतनी चर्चा की तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ज़रूर प्रयास किया गया कि एक ऐसी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई जाए जो कि युद्धों को रोके, जो लोगों को शांति का पाठ पढ़ाए। वुडरो विल्सन जो था उसने ज़रूर प्रयास किया इसके लिए, लेकिन ये था कि सारे देश जो थे वो बातें तो बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन वो अपना जब स्वार्थ आ जाता था तो अपने स्वार्थों के आगे फिर वो सारी चीज़ें भूल जाते थे। सारे आदर्श हवा हो जाते थे, सारे सिद्धांत विलुप्त हो जाते थे। वो चाहे कोई भी देश हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, और जो दूसरे देश थे जैसे जर्मनी, इटली, जापान इत्यादि जो है, ये सब देश जो थे सबके स्वार्थ सबसे ऊपर थे। तो इसलिए ये निश्चय ही ये कहा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध से उन्होंने जो है कोई सबक नहीं सीखा। दूसरी बात जो है वो ये थी कि जो विजेता राष्ट्र थे वो विजेता राष्ट्र पेरिस शांति सम्मेलन के बाद जो संधियां वगैरह हुई, उन संधियों के बाद जो है वो चुप होकर के बैठ गए। उन्होंने ये नहीं समझा कि इन संधियों को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे लागू किया जाए। और तो अगर आप ये देखें तो उन्होंने एक तरह से एक तुष्टीकरण की नीति अपना ली। और अब जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन जो था वो, और साथ ही साथ फ्रांस इत्यादि जो है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जब आप उस काल का अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो था दो विश्व युद्धों के बीच में, अगर आप उनके बारे में जानकारी करें तो आप देखेंगे कि बहुत अवसरों पर जो है ब्रिटेन और फ्रांस इत्यादि ने जो है वो तुष्टीकरण का सहारा लिया। ब्रिटेन, अब आप देख सकते हैं कि उस समय जो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, जो चैम्बरलेन था, चैम्बरलेन जो है वो भी इसके लिए बहुत हद तक उसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि तुष्टीकरण के लिए जो है बहुत बदनाम रहा है। इसी तरह से जो है तो अगर हम देखें
तो जिन इतिहासकारों का हमने नाम लिया है उनमें अधिकांश जो है ये मानते हैं कि ब्रिटेन ने, फ्रांस ने और अमेरिका वगैरह ने, सभी ने जो है वो तुष्टीकरण की नीति अपनाई, जिसके कारण आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि अधिनायकवाद वगैरह के उदय में बहुत सहायता मिली। अधिनायकवाद जो है वो हिटलर और मुसोलिनी इत्यादि जो है वो मनमानी करते रहे और ये सब बड़े देश जो है वो बैठ कर के केवल देखते रहे। तो इस तरह से जो है आप देखिए म्यूनिक समझौता एक हुआ, लेकिन म्यूनिक समझौता जो है वो हिटलर की जो उग्र नीति थी, आप कह सकते हैं कि उसकी एक बहुत बड़ी विजय थी। और तो इस तरह से तुष्टीकरण की नीति जो है वो बहुत ही घातक सिद्ध हुई। इसके अलावा मित्रों, वर्साय की संधि के बारे में आप बहुत पढ़ते रहते हैं। वर्साय की संधि जो है एक थोपी हुई संधि थी जर्मनी के ऊपर। अगर आप वर्साय की संधि की अच्छे से छानबीन करें ढंग से, तो आप ये पाएंगे कि वर्साय की संधि से जर्मनी का कोई भी नागरिक नहीं था जो कि खुश था। जिस समय वर्साय की संधि पे दस्तखत हो रहे थे, तो दस्तखत करने वाले जो अधिकारी थे वो ये कह रहे थे कि इस समय अगर भगवान कोई मेरा हाथ काट लेता तो हम इस अपमानजनक संधि पे हस्ताक्षर करने से बच जाते। तो वर्साय की संधि 28 जून 1919 को जर्मनी और विजेता मित्र राज्यों के बीच में संपन्न हुई थी, जो कि बहुत ही अपमानजनक थी। और जर्मनी के ऊपर बहुत सारे जो हरजाना वगैरह थोप दिया गया था। उसके जो उपजाऊ प्रदेश थे वो सब छीन लिए गए थे। उसकी सेनाओं की संख्या बहुत सीमित कर दी गई थी। तो इन सब कारणों से निश्चित रूप से जर्मनी में असंतोष उत्पन्न हुआ और उस असंतोष का फ़ायदा जो है वो नाजी पार्टी ने वहाँ उठाया। और नाजी पार्टी ने धीरे धीरे हिटलर के नेतृत्व में सत्ता प्राप्त कर ली। और नाजी पार्टी की जो उग्र नीति थी वो आगे चल कर के आप देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण बनी। तो इस तरह से मतलब चर्चिल जैसे जो विद्वान थे, चर्चिल, उन्होंने भी ये कहा था कि वर्साय की संधि की जो आर्थिक धाराएं हैं वो पागलपन से भरी हुई हैं। तो इस तरह से समझा जा सकता है। इसके अलावा मित्रों, संयुक्त राज्य यूएसए जिसे कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो भी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वो एक बहुत ही समृद्ध और ताकतवर राष्ट्र के रूप में उभरा। लेकिन आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि उसने जो है एक तरह से आइसोलेशन की या अलग रहने की नीति अपना ली। वो चाहता था कि वो किसी तरह के विवाद वगैरह में न उलझे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो था वो एक तो राष्ट्र संघ की संकल्पना जो देने वाला व्यक्ति था वो वुडरो विल्सन था, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ही जो है राष्ट्र संघ में शामिल नहीं हुआ। और आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि जो बहुत सारी जो संधियां वगैरह की गई पेरिस वगैरह में, तो उनमें भी अमेरिका को हस्तक्षेप करना चाहिए था। देखा जाए तो एक तरह से फ्रांस और ब्रिटेन ने अकेले ही मिल कर के सारी संधियां दुनिया के देशों पे थोपी थी। तो अगर अमेरिका चाहता तो उन संधियों में हस्तक्षेप करता और उनको और अच्छे तरीके से उनकी जो शर्तें वगैरह थी उनको तैयार करने में मदद कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आप देखिए कि अमेरिका का रवैया तो ऐसा था कि उसके बारे में जो है, जैसे राष्ट्रसंघ के बारे में ही ले लीजिए, तो राष्ट्रसंघ के बारे में एक इतिहासकार ने लिखा है कि अमेरिका ने एक ऐसे शिशु को यूरोप के दरवाजे पर छोड़ दिया जिसका अंग प्रत्यंग निर्भ्रांत रूप से इसके अटलांटिक पार के पितृत्व की उद्घोषणा कर रहा था। और यह उन पालनकर्ताओं की देखरेख में छोड़ दिया गया था जो अनिवार्यतः उस बच्चे से हीन कोटि का समझते थे, जो उनका विचार था कि वो पैदा कर सकते थे। तो मित्रों, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। राष्ट्रसंघ का निष्प्रभावी होना भी एक बहुत बड़ा कारण था। राष्ट्रसंघ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति और सौहार्द के लिए बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय मंच था, लेकिन दुर्भाग्य से यह अपनी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। इसने ज़रूर थोड़े बहुत मामले, राजनीतिक मामले निपटाए, इसने कुछ गैर राजनीतिक कार्य वगैरह भी किए, लेकिन अगर देखा जाए तो जो अपेक्षा इससे की गई थी वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई। 1934 ईस्वी में इसके सदस्यों की संख्या 62
तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी ये एक प्रभावशाली निकाय बनने में असमर्थ रहा। तो राष्ट्रसंघ ने आर्थिक मंदी से पहले के काल में छोटे छोटे राज्यों में कुछ अवश्य सफलता प्राप्त की थी, लेकिन बाद में हम ये देखते हैं कि वो कुछ नहीं, बड़े बड़े देशों के मामले में वो कुछ नहीं कर सका। बड़े बड़े देशों के स्वार्थ आगे आ जाते थे। फिर आगे चल कर के हम देखते हैं धीरे धीरे कई देशों ने जो है वो राष्ट्रसंघ का परित्याग कर दिया, क्योंकि उनके जो स्वार्थ थे वो आगे आ गए थे। 1934 ईस्वी में जैसे आप देखिए सोवियत संघ को राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाया गया, पहले नहीं बनाया गया था। तो मित्रों, मैं कह रहा था कि 1934 ईस्वी तक जो है रूस राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था। 1934 ईस्वी में उसे सदस्य बनाया गया और जी, तो 1934 में उसे सदस्य बनाया गया। तब तक जर्मनी जो है वो राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ चुका था। इसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत और जर्मनी, इटली, जापान इत्यादि जो है ये ऐसे देश थे जिनका सहयोग राष्ट्रसंघ को मिलना चाहिए था, लेकिन इनका सहयोग राष्ट्रसंघ को नहीं मिला। क्योंकि अब अगर आप ये देखें तो इन सब के बारे में राष्ट्रसंघ का जो रवैया था वो बहुत ही ढुलमुल था। तो राष्ट्रसंघ का निष्प्रभावी होना भी जो है वो विश्व युद्ध का एक कारण था। आप देखिए बिना उसके अलावा अगले कारण के रूप में हम शस्त्रीकरण को ले सकते हैं। देखिए विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण कारण है तो मेरा मानना है कि वो शस्त्रीकरण है। दुनिया के देश अपनी राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा भाग शस्त्रों के ऊपर खर्च करते हैं। उनको ये लगता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जिस देश के पास जितने घातक हथियार होंगे, जितने ज़्यादा जो है वो शस्त्र वगैरह इकट्ठा करके रखेंगे, उतना ज़्यादा ही दुनिया के दूसरे देश उसका सम्मान करेंगे। तो एक तरह से हथियारों की होड़ चल रही थी पूरी दुनिया में, और राष्ट्रसंघ की स्थापना के बाद से ऐसा लगा कि जो हथियारों की होड़ है वो समाप्त होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पराजित राज्य जो थे उनके ऊपर तो दुनिया भर के प्रतिबंध लगा दिए गए, उनका निशस्त्रीकरण कर दिया गया। और आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि दोनों विश्व युद्धों के बीच में 1921 में, 1927 में, 1930 में और भी आगे 1932 में कई बार जो है वो निशस्त्रीकरण सम्मेलन अनेक स्थानों पे आयोजित किए गए, लेकिन ये निशस्त्रीकरण सम्मेलन जो है वो फेल हो गए। अब जैसे जर्मनी जैसे राष्ट्र जो थे, उनकी जो मांगें थी, उनकी मांग ये थी कि या तो सभी देश जो है वो अपने आप को निशस्त्रीकरण के दायरे में ले आए, दुनिया के जितने भी ताकतवर देश हैं, या जो पराजित देश हैं जर्मनी जैसे देश जो हैं उनको भी शस्त्रीकरण करने की छूट दी जाए। इन सब बातों से फ्रांस, जो कि जर्मनी से पहले से ही काफ़ी नाराज़ था, वो और ज़्यादा नाराज़ हो गया जर्मनी से। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि यहाँ मतलब इतने छोटे से वीडियो में सब चीज़ें बताना संभव नहीं है, लेकिन यह है कि हम ये कह सकते हैं कि 1934 ईस्वी तक आते आते हम ये देखते हैं कि निशस्त्रीकरण की जो उम्मीद थी दुनिया से वो लगभग ख़त्म हो गई। सारे देश जो है हथियारों की होड़ में लग गए, और हथियारों के ऊपर जो है वो इतना ज़्यादा पैसा व्यय किया जाने लगा कि 1913 ईस्वी में जो कि हथियारों के ऊपर दुनिया के देश 3 अरब रुपया खर्च कर सकते थे, वो 1938 तक आते आते वो 3 गुना से ज़्यादा बढ़ कर के 10 अरब हो गया लगभग जो है। तो इस तरह से हथियारों की होड़ जो थी वो भी विश्व युद्ध का एक कारण था, क्योंकि जब हथियार होते हैं तो जाहिर है कि हथियार से एक तरह का दंभ पैदा होता है, एक तरह का गर्व पैदा होता है। देशों को ये लगने लगता है कि हमें कोई हरा नहीं सकता। मित्रों, कुछ सामान्य कारण हैं जो आप सब लोग जानते होंगे, जैसे फांसीवाद और नाजीवाद का उदय भी विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण कारणों में गिना जाता है।
और फासीवाद और नाजीवाद का उदय क्यों हुआ, इसके ऊपर मैं पहले भी विस्तृत वीडियो डाल चुका हूँ। फिर भी आपको इतना बताना कि ये दोनों, फासीवाद और नाजीवाद इसलिए महत्वपूर्ण है कि फासीवाद और नाजीवाद दोनों ही सर्वसत्तावाद में विश्वास रखते थे, अधिनायक तंत्र में विश्वास रखते थे, और यही कारण वो विस्तारवाद में विश्वास रखते थे, वो साम्राज्यवाद में विश्वास रखते थे, सैन्यवाद में विश्वास रखते थे। इन देशों में जैसे इटली में और जर्मनी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं था, राष्ट्र ही सर्वोपरि होता था, और जो राष्ट्राध्यक्ष होता था उसके ऊपर उसी के हाथ में सारा पावर होता था, सारी ताकत होती थी, और वो जैसा चाहता था वैसा करता था। आप देखिए कि अधिनायकवाद के उदय के बाद बहुत सारे प्रयोग, कहते हैं ना, जब शूमा ने लिखा है कि जब विवेक नष्ट हो जाता है तो जो ऐसे में जो है वो विवेक नष्ट हो जाता है तो आदमी अधिनायकवाद को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जर्मनी और इटली की जनता जो थी वो हिटलर और मुसोलिनी के पीछे पागल हो रही थी, क्योंकि उन्होंने जैसे जैसे वादे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, और उसको पूरा करने के लिए उन्होंने काम भी किए। नतीजा ये हुआ कि जब वो सत्ता में आए तो सत्ता में आने के बाद उनको मनमानी करने का अवसर मिला। इटली ने अबिसिनिया पे आक्रमण किया, जर्मनी ने जो है वो चेकोस्लोवाकिया पे, ऑस्ट्रिया पे आक्रमण किया, और बाद में जब पोलैंड पे आक्रमण किया तो दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। इसी तरह से आप देखिए जापान को की उपेक्षा हम नहीं कर सकते। जापान एशिया का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण देश था, और जापान जो है वहाँ पर जो शासन था उसे आप कह सकते हैं वो सैन्यवादी शासन था, और एक तरह से सैन्यवादी तानाशाही शासन ही था, वहाँ भी एक तरह से सैन्यवादी डिक्टेटरशिप था। और यद्यपि जापान का कोई राष्ट्रीय अपमान नहीं हुआ था, जापान जो है वो विजेता देशों की श्रेणी में खड़ा था। जब पेरिस पीस ट्रीटी हुई थी तो जापान का प्रतिनिधि भी उसमें सम्मिलित हुआ था, बाद में फिर वो वापस चला गया। तो जापान में एक तरह से देखा जाए, जापान ने जब अपना आधुनिकीकरण किया और आगे चल कर के आधुनिकीकरण करने के बाद एक पर एक उसने जो है चाइना को हराया, कोरिया को हराया, उसने जो है 1905 में रूस को हराया। तो इन सब बातों से जापान जो है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी देश हो गया। और आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि जापान जो है वो इटली और जर्मनी के साथ उसने एक गठजोड़ बनाया, जिससे धुरी राष्ट्रों का निर्माण हुआ, जिसे हम कहते हैं कि रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी। तो अगर आप देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो गुटबंदी हुई थी, एक तरफ तो एलाइड कंट्रीज़ थी जिन्हें आप मित्र देश कहते हैं, और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र थे जिसमें कि जापान, इटली और जर्मनी शामिल थे। इसके अलावा मित्रों कुछ विद्वानों ने साम्यवाद की ओर भी इशारा किया है कि साम्यवाद जो था वो भी जिम्मेदार था द्वितीय विश्व युद्ध के लिए। अब जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कुछ विद्वानों ने इस तरफ इशारा किया है, उनके अनुसार जो है हिटलर की उग्र और आक्रामक नीतियों को जो दुनिया के देश थे वो समझते थे कि वो साम्राज्यवादी देशों के विरुद्ध एक कवच का काम करेगा, और इसीलिए उन्होंने जो है जो पूंजीवादी देश थे उन्होंने जैसे अभी हमने ऊपर बातचीत किया कि जर्मनी, इटली और जापान इत्यादि का तुष्टीकरण किया, और उन्होंने सोवियत संघ के जो रवैया था, सोवियत संघ के रवैया को भी जो है उन्होंने उपेक्षित किया। तो सोवियत संघ जो था वो भी कम अवसरवादी नहीं था। आप देखिए 1939 ईस्वी में जर्मनी के साथ उसने एक गुप्त समझौता कर लिया था, और उनके और जर्मनी के बीच में दोस्ती हो गई थी। तब तक दोस्ती रही जब तक कि नाजियों ने रूस को अपना शत्रु नहीं समझा। पोलैंड के ऊपर जब आक्रमण हुआ तो उसकी लूट में भी रूस ने हिस्सेदारी की, तो इसलिए सोवियत संघ का जो आचरण था वो भी संदिग्ध था, और वो भी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार था। उसके अलावा मित्रों अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट एक बहुत बड़ा कारण था, आर्थिक मंदी जिसे हम कहते हैं। और आर्थिक मंदी जो है 1929 से 1933 तक रही। नतीजा ये हुआ कि दुनिया के जो देश थे
वहाँ बहुत अफरा तफरी मची। और उसके अलावा जो है आप देखिए, इससे बहुत सारी बुराइयों को जन्म दिया आर्थिक मंदी ने, जिसे राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद कह सकते हैं, संरक्षणवाद, नियंत्रणवाद इत्यादि को प्रोत्साहन दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मौद्रिक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय ऋण इत्यादि जो थे वो उनको नुकसान पहुंचा। जो दुनिया की जो देशों की जो वित्त व्यवस्था थी वो बहुत घाटे में चली गई। और लोग जो है, सबसे बड़ी बात क्या हुई, सबसे बड़ी बात यह हुई कि अब दुनिया की चिंता छोड़ करके हर राष्ट्र एक तरह के आर्थिक राष्ट्रवाद के पंजे में फंस गया। अब वो केवल अपने बारे में सोचता था, दुनिया के दूसरे राष्ट्रों के बारे में नहीं सोचता था। तो इसलिए आर्थिक मंदी के बड़े दुष्परिणाम हुए। और यही कारण था कि आप देखिए, इसने साम्राज्यवाद को, उग्र राष्ट्रवाद को, इन सबको बढ़ावा दिया। और जो दुनिया के जो साम्राज्यवादी देशों को जो अपने यहाँ जो घाटा हो रहा था, उसकी पूर्ति वो अपने उपनिवेशों से करना चाहते थे, या दुनिया के कमज़ोर देशों को अपना उपनिवेश बना करके करना चाहते थे। और यही कारण था कि आप देखिए, चाहे मंचूरिया पे आक्रमण हुआ हो, चाहे इथियोपिया पे आक्रमण हुआ हो, चाहे पोलैंड पे आक्रमण हुआ, इन सब के पीछे यही सब कारण थे। इसके अलावा मित्रों, प्रथम विश्व युद्ध में जिस तरह से आपने देखा था कि गुटबंदी, तो गुटबंदी भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये कहा कि दुनिया मोटे तौर पे 2 गुटों में बढ़ चुकी थी। और इस समय तक आप देखें कि जर्मनी, इटली, जापान इत्यादि ने जो है वो अपना एक गुट बना लिया था, जिसे रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस कहते थे। तो धुरी राष्ट्रों का निर्माण हुआ। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस, सोवियत संघ, जर्मनी और अमेरिका इत्यादि जो थे, ग्रेट ब्रिटेन, इन लोगों ने एक अपना गुट बनाया हुआ था। प्रारंभ में हम देखते हैं कि अमेरिका थोड़ा पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन का अनुसरण कर रहा था, लेकिन आगे चल कर के उसे भी जो है जापान की आक्रामक नीतियों के कारण उसे भी विश्व युद्ध में कूदना पड़ा। अब हम मित्रों बात करते हैं तात्कालिक कारण की। तो तात्कालिक कारण जो है वो यही आप कह सकते हैं कि जर्मनी द्वारा पोलैंड के ऊपर किया गया आक्रमण था। जैसा कि हम सब लगातार मैं कहता आ रहा हूँ कि वर्साय की संधि जो है एक थोपी हुई संधि थी, और वर्साय की संधि से जर्मनी की सीमाओं का जो निर्धारण किया गया था उसको उसने कभी भी स्वीकार नहीं किया था। तो बाद में जो लोकार्नो वगैरह की संधि वगैरह हुई, उससे भी जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हिटलर जो था वो आगे चल कर के आप देखते हैं कि उसने पोलैंड के साथ 10 वर्षीय एक अनाक्रमण समझौता किया, और उसके बाद 1938-39 ईस्वी में चेकोस्लोवाकिया की लूट में उसे भी हिस्सा ग्रहण करने के लिए उसने जो है लालच दिया। ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया जैसे देश जो थे, वहाँ पे जब हिटलर के लक्ष्य पूरे हो गए, यानी उसका उद्देश्य पूरा हो गया, तो अब पोलैंड की बारी थी। तो मार्च 1939 से ही जर्मनी ने इसके लिए प्रयास प्रारंभ कर दिए थे, और 23 अगस्त 1939 को सोवियत संघ के साथ उसने एक गुप्त समझौता किया था। डेंजिंग पुलिस गलियारा से भी जो है आगे उसकी जो महत्वाकांक्षाएँ थीं वो आगे बढ़ने लगी। तो प्रकट रूप से अगर देखा जाए तो उसका उद्देश्य हिटलर का यही था कि वो किसी तरह से पोलैंड के ऊपर अपना अधिकार कर ले। और यही कारण था कि सारी परिस्थितियाँ जब उसके फेवर में आ गई, तो उसने 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया। यद्यपि बहुत सारे लोगों ने उसको समझाया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चैम्बरलेन, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट आदि ने बहुत अपील की उसके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी चेतावनियों को अनदेखा करके उसने जो है जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया 1 सितंबर 1939 ईस्वी को दोस्तों। और उसके बाद फिर 1-2 दिन देखने के बाद 3 सितंबर 1939 को पहले ग्रेट ब्रिटेन और उसके कुछ घंटों बाद फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया। और बाद में 1941 ईस्वी से हम ये देखते हैं कि दूसरी जो महाशक्तियाँ थी वो भी इस युद्ध में कूदने लगीं। और
तो इस तरह से 1939 ईस्वी में युद्ध की शुरुआत हुई। फिर बाद में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस इसमें शामिल हो गए। 1941 में जो है इसमें रूस जो है वो शामिल हो गया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम ये देखते हैं धुरी राज्य जो थे वो इस युद्ध में शामिल होने लगे। फिर मित्र राज्य जो थे वो भी धीरे धीरे एक एक करके इस युद्ध में कूदे। तो इस तरह से जो है हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे दुनिया के अधिकांश देश इस युद्ध में शामिल हो गए और प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए और मुझे ये बताइए कि आपको और किस विषय पे वीडियो चाहिए, तो मैं उस विषय पर प्रयास करूँगा कि वीडियो बना के डालता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।